नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अशोका एग्जाम ग्रुप पर मैं विजय मौर्य एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान जीएस का एक ऐसा सब्जेक्ट जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो 4 से 5 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया, किस योजना के माध्यम से संविधान सभा का गठन होता है और कितने सदस्यों की संख्या यानी कितने सदस्य निर्धारित किए जाते हैं, उस पर बेहतरीन ढंग से चर्चा की और किस तरह से कहां से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर भी हमने खूबसूरत तरीके से खूबसूरत ढंग से बात की थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान सभा से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जब बैठकों का दौर शुरू होगा, क्योंकि संविधान सभा का गठन हो चुका है, अब बैठकें चलेंगी और संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज की बहुत शानदार खूबसूरत क्लास। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर आयोजित होती है, तो याद रखेंगे दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन। अगर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस मैं आपको बताऊं तो क्या बनेगा, दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट कर लेंगे। फिलहाल अगर आपसे सिटी का नाम पूछा जाए तो क्या होगा, दिल्ली। बहुत आसान तरीके से आप बात समझ पाए होंगे। इसके अलावा 9 दिसंबर से और कौन कौन सा प्रश्न बनेगा, देखिए, किसी भी सभा को चलाने के लिए उस सभा का लीडर की आवश्यकता होती है और उस लीडर को हम कह सकते हैं क्या, अध्यक्ष। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष किसको चुना जाता है। देखिए, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, किस समय, तो 9 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि संविधान सभा का गठन है फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुआ था। तो अध्यक्ष जो है उसी के अनुसार चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वास्तव में अगर देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र दराज थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे उनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं। अब लेकिन ये ज़्यादा समय तक अध्यक्ष नहीं रह पाते हैं। जस्ट 2 दिन बाद एक और बैठक होती है 11 दिसंबर को। तो इस डेट को एक नए अध्यक्ष जो हैं निर्वाचित करे जाते हैं, यानी चुने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और बन जाते हैं। कौन सा, मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत, या हम कह सकते हैं देसी रियासतें। प्रश्न एग्जाम में बन जाता है कि किसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग और देसी रियासतें। खास तौर पर अगर हम बात करें तो हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया। देखिए, मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है, कारण क्या है, तो मुस्लिम लीग चाहती है कि भारत का बंटवारा हो, यानी पाकिस्तान देश का निर्माण हो, जिसके लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया जाए और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार करती है। जबकि देसी रियासतों का क्या होता है, देसी रियासत इस कन्फ्यूजन में थे कि अगर बंटवारा होगा देश का तो हम पाकिस्तान में रहेंगे या फिर भारत के साथ रहेंगे, तो वो इस कन्फ्यूजन में थे। इसलिए वो लोग जो है प्रथम बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बेहतरीन तरीके से जो प्रश्न बन रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर होती है, दिल्ली स्थित काउंसिल
चैम्बर पुस्तकालय भवन में होती है और इसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद। ये अस्थायी अध्यक्ष इसलिए कहलाएंगे क्योंकि जस्ट 2 दिन बाद एक नए अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए ये अस्थायी अध्यक्ष कहला रहे हैं क्योंकि ये जस्ट जो है केवल और केवल 2 दिन के लिए ही अध्यक्ष रह पाते हैं, इसके बाद नए अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ये अस्थायी तौर पर अध्यक्ष कहलाएंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब भी आप आंसर टिक करो क्या? तब भी आप आंसर टिक करोगे क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्या है, हमारे प्रथम अध्यक्ष भी हैं और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तब भी आप आंसर दोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। किसने भाग नहीं लिया? तो देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया, खास तौर पर हैदराबाद रियासत। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी बैठक। जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या? सबसे पहला कार्य स्थायी रूप से अध्यक्ष का चुनाव होना, यानी निर्वाचित अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान बनने के अंत तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, इसके नाम को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें लिखा है राज कौन करेगा सभा पर? अध्यक्ष ही करेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। तो राज कौन करेगा भाई? अंत तक राज वही करेगा जिसमें दम होगी। तो राजेंद्र प्रसाद यानी कि स्थायी रूप से अध्यक्ष बने रहते हैं। और अगर बात करें इस डेट को, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अब एक बहुत महान, बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, BN राव। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इंसान है संविधान सभा के लिए। कारण क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं BN राव की, तो ये एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनके बारे में अगर आप समझेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इनसे। BN राव ये सिविल सर्विसेज में थे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आप समझते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पहुंचना ये इतना आसान नहीं होता। और उस दौर में ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनके लिए क्या किया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। रीजन ये था कि इनकी जो समझ थी संविधान को लेकर वो बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छे लेवल की समझ थी, जिसकी वजह से BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि ये जो है काम करने का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, यानी फ्री में संविधान सभा की हेल्प करते हैं, संविधान बनाने में सहायता करते हैं। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान सभा ने संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था वो किसने किया था? BN राव। देखिए जो संविधान है उसका रूप क्या होगा, यानी उसका प्रारूप क्या होगा, वो इसको कह सकते हैं कच्चा प्रारूप, यानी प्रथम प्रारूप कह सकते हैं, वो तैयार किया था VN राव ने, है ना। कच्चा प्रारूप यानी प्रारूप तैयार किया गया तो BN राव। जनरली बच्चे करते क्या हैं, अगर आप प्रारूप तैयार किसने किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चे टिक करके चले आते हैं। लेकिन आपको समझना होगा जो प्रथम जो प्रारूप था वो BN राव ने तैयार किया था। अब होता क्या है, जो प्रारूप तो BN राव ने तैयार कर दिया, लेकिन इस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। आप देख पा रहे हैं प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठन किया जाता है और उसमें अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रारूप तैयार किसने किया तो BN राव ने तैयार किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये तीन जो दोनों बैठकें हैं आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, बहुत शानदार तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
बात क्लियर हो रही है? तो यहां से आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात कर रहे हैं जस्ट 2 दिन बाद और आगे, यानी कि आप समझिएगा 9 दिसंबर पहली बैठक, 13 दिसंबर दूसरी बैठक और तीसरी बैठक जो होती है वो होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। तो तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट हो जाती है। कारण क्या है? जो इस समय आप प्रस्तावना देखते हैं भारतीय संविधान की, वो कहीं ना कहीं इस डेट की ही देन है, इस तारीख की ही देन है। कारण क्या है आप समझेंगे। जो हमारा संविधान है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, वो इस डेट को ही संविधान सभा में पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के सभा के अंदर कब पेश किया गया, तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। किस इंसान ने पेश किया? तो भाई ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो कह सकते हो कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बात यह आती है कि उस समय उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947। अभी तक हम दिसंबर में चल रहे थे, 13 दिसंबर 1946। अब हम पहुंच चुके हैं 22 जनवरी 1947। यानी इस दौरान देखिए कितना समय गुजर चुका है और उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार किया जा रहा है वो किया जा रहा है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। कारण क्या था इतना लेट होने में? कारण यह था कि भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि मुस्लिम लीग निर्णय ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देशी रियासतें भी निर्णय लें। तो कहने का मतलब ये था कि उनको थोड़ा समय दिया गया, तो समय लगने की वजह से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने में समय लग गया। तो अगर आप बात कर रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकारा गया संविधान सभा के द्वारा, तो आंसर देंगे 22 जनवरी 1947। बिल्कुल आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण, जो आज आप वर्तमान प्रस्तावना देखते हैं, यानी जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना देखते हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा वर्तमान प्रस्तावना का आधार है। यानी आप समझ पा रहे हैं उस समय जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वही बाद में जाके प्रस्तावना बन जाता है। तो बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे। अब बात कर रहे हैं 22 जनवरी 1947 के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं 22 जुलाई 1947। जनवरी से लेकर कहां पहुंच गए हम लोग? 22 जुलाई 1947। बहुत महत्वपूर्ण डेट इसलिए हो जाती है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। क्या? राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा अपनाया गया। तो ये डेट भी आप एग्जाम में कई बार देखते होंगे, पूछी जाती है। इसके बाद 29 अगस्त 1947, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है। देखिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, ऐसी डेट से डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो ये प्रश्न जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपको जरूर मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, 29 अगस्त 1947 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है प्रारूप समिति, मसौदा समिति, और इसी को कहते हैं हम लोग पांडुलेखन समिति भी इसको कहते हैं। तो नोट कर लेंगे, प्रारूप समिति भी इसी को कहते हैं, मसौदा समिति भी इसी को कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ध्यान रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि BN राव, महान शख्सियत जिसने प्रारूप तैयार किया था, उस पर विचार विमर्श डिस्कस करने के लिए प्रारूप समिति 7 सदस्यीय जो कमेटी थी, 7 सदस्यीय समिति थी, है ना। कौन कौन से 7 सदस्य थे, उनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उसको डिस्कस करेंगे जब प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। अभी तो हम केवल और केवल प्रारूप समिति जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि किस डेट को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जब हम प्रमुख समितियां पढ़ेंगे और उनके अध्यक्ष पढ़ेंगे तो वहां पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी हमने बताया भी है आपको कुछ देर पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो जितनी भी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हम एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। यकीन मानिएगा
एक एक अध्यक्ष, एक एक समिति आपकी जुबान पर ऐसे ही रट जाएगी। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, संभवतः अगली वीडियो में आपको देखने को ये मिल सकता है। लेकिन मैं अब फिलहाल यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो संविधान के लिए प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, है ना, तो तैयार BN राव ने किया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। बात समझ पा रहे हैं? और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एक ऐसी महान शख्सियत, इन्होंने पूरी लाइफ संघर्ष किया। इन्होंने तो संघर्ष किया ही किया, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, यानी कि निम्न स्तर के जो लोग हैं, है ना, पिछड़े लोगों के लिए बहुत कार्य किए, जिसकी वजह से आज आप समाज में कुछ परिवर्तन देख पाते हैं, वरना उस समय बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति भारत के अंदर थी। तो ये अपने आप में एक महान शख्सियत है, आप सभी को इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जब हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो जनरली आपके मन में यही आता है कि इन्होंने SC ST के लिए काम किया। नहीं, इन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, है ना। आज जो महिलाएं आप जो स्कूल जा पा रही हैं, शिक्षा पा रही हैं, है ना, कहीं भी घूम पा रही हैं, कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ पाए। भीमराव अंबेडकर के बारे में कभी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, है ना, एक वीडियो के माध्यम से एक पूरा वीडियो इन पे बनाएंगे। आप बिल्कुल अभी इनको आप सभी को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है ये बहुत महान शख्सियत रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर, और कहा भी जाता है, आपने शायद सुना भी होगा, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आप नोट कर लेंगे, संविधान के जनक किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। जननी शब्द भी इस्तेमाल किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान की जननी, है ना, तो KB राव एक इंसान थे, KB राव एक कैंडिडेट थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को जननी भी कहा है। हालांकि अगर हम बात करते हैं संसद की जननी तो ब्रिटेन को कहा जाता है, लेकिन हम बात करें अगर किसी इंसान को जननी कहा जाए संविधान की तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, है ना। किसने कहा था? KB राव ने कहा था, है ना। वैसे संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। तो याद रखेंगे बहुत आसान तरीके से। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आपको जो प्रारूप तैयार करके दिया था किसने? BN राव। उस पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन हो सकता है, क्या उसमें यह परफेक्ट है या नहीं है, तो उस पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 को। और अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ एक डेट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ना, तो उसको पढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949, एक बहुत महत्वपूर्ण डेट। आइए उस डेट की तरफ हम लोग चलते हैं। 26 नवंबर 1949, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर बच्चों को डाउट रहता है और प्रश्न गलत करके चले आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस डेट को समझना है। तो 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस समय तक संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इस डेट को संविधान लागू नहीं करा गया, यानी मैं कह सकता हूं कि संविधान को पूर्णतया लागू नहीं किया गया। इस डेट को केवल 395 जो अनुच्छेद थे उसमें से 15 अनुच्छेद, कुछ नागरिकता से संबंधित कुछ एक अनुच्छेद थे और कुछ और अनुच्छेद थे, तो उसमें से केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे। इसलिए बोला जाता है संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो भी आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए अंगीकृत कब किया गया, तब भी आंसर होगा 26 नवंबर 1949। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949। कब आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार बदल बदल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कई बार क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, तो इस पर विशेष फोकस करना है। देखते हैं तो वर्तमान में हर साल जो है इस समय 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। संविधान के प्रति लोग जागरूक हों तो उसके लिए संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन पहले इस डेट को यानी 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते थे, लेकिन
26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर 2015 से अब जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहला संविधान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 नवंबर 2015। तो मुझे लगता है आप यहां पर ये बातें बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात करें अगली डेट 24 जनवरी 1950। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रीजन क्या है? पहली बात तो इस दिन अंतिम बैठक होती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय गान इस डेट को अपनाया जाता है। तीसरी बात, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आप सभी इसको जानते होंगे। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। आपको याद होगा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। भूल मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं जस्ट 2 दिन बाद, तो 26 जनवरी 1950 है ना। इस तारीख को पहली चीज तो ये कि संविधान को लागू करा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट डेट कि राजकीय चिन्ह है ना, आप जानते हैं राजकीय चिन्ह अपनाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया, है ना। तो ये अशोक की लाट आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप एग्जाम उठा के देखो तो आप जो पिछले ईयर्स में यानी गत वर्षों में प्रश्न पत्र आप देखते हैं, उनको देखो तो एक बार जाकर संविधान से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप पाएंगे कि हाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहीं से सारे प्रश्न। देखो मैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं उन पर तो विशेष फोकस है ही है, साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी विशेष फोकस है। तो मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। अब होता क्या है, संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन बात यह है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं इस समय, कोई मैटर अगर हमें लिखना होता है, कुछ भी लिखना होता है तो लिखकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट जो है टाइपिंग करवा लेते हैं और हमारा मैटर तैयार हो जाता है। लेकिन प्यारे साथियों उस समय टाइपिंग वगैरह नहीं थी, इस तरह की व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं थी कि सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ। तो उस समय जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो जवाहरलाल नेहरू एक बहुत खास इंसान के पास जाते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम एक ही है, एक ही इंसान का नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी बहुत बेहतरीन राइटिंग थी, है ना। इनके पारिवारिक पेशा था लिखने का। ये लिखने वाला, बहुत सुंदर राइटिंग इनकी थी, तो लिखने वाला काम किया करते थे। तो इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं देखिए संविधान आपको लिखना है, आप बताइए क्या चार्ज लेंगे। तो ये जवाब देते हैं कि देखिए भारतीय संविधान अगर मुझे लिखने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। अब है क्या, तो भाई क्या चार्ज लेंगे उनसे पूछा जाता है। तो ये कहते हैं मैं संविधान लिखने का कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम संविधान जो किताब बन रही है, संविधान बन रहा है, उसके नीचे हर एक पृष्ठ पर, हर एक पेज पर लिखा जाए। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय तैयार हो जाते हैं, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बाद में जो है लिखता कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब देखिए अगर संविधान आप देखेंगे तो उसमें चारों तरफ ना हर पेज पर जो है ना पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ है पत्तियां मिलेंगी, और जो पत्तियों का कलर है वो सोने के कलर जो होता है ना, गोल्ड, तो पत्तियां जो हैं सोने के कलर की बनाई गई हैं, चारों तरफ बॉर्डर बढ़िया करके। इधर दिखाना तो समझाना यहाँ पर खैर मुश्किल है, तो आप अगर कोई पिक वगैरह देखेंगे, कोई पिक्चर आपको मिल जाती है तो आप देखिएगा जाके, तो वहाँ पर बेहतरीन ढंग से जो है उसको सजाया गया है। तो सजाने का काम किसने किया है, नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने। तो बहुत शानदार तरीके से इन लोगों ने काम किया है ना। बिल्कुल कागज पर बिल्कुल राइटिंग, हैंड राइटिंग में लिखा गया है, तो बहुत शानदार तरीके से आप इन्होंने काम किया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और पेंटिंग किसने करी है, नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने। तो मुझे लगता है ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो उस समय का संविधान कहलाता है मूल संविधान, और आज जो वर्तमान में हम संविधान देखते हैं वो कहलाता है हमारा वर्तमान संविधान। तो मूल संविधान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में क्या क्या था, है तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां जो थी वो 8 थी, भाग थे 22 और अनुच्छेद थे 395। आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यहां से प्रश्न 100% पूछे गए होंगे।
कोई ना कोई प्रश्न जरूर आज भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आंसर होगा 8। कितने भाग थे, आंसर होगा 22। अनुच्छेद कितने थे, आंसर होगा 395। लेकिन जब आपको पता होगा कि समय के अनुसार, जब समय बदलता है, समय गुजरता है, तो समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, यानी कि संविधान में भी बीच बीच में संशोधन किए गए, है ना। कुछ अनुसूचियां भी ऐड की गई, कुछ भाग भी बढ़ाए गए, कुछ अनुच्छेद भी बढ़ाए गए। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करें भाग, देखिए वैसे तो भाग जो है 22 ही हैं, लेकिन जब संशोधन किया जाता है तो ऐसे मान लीजिए किसी भाग के अंदर ABCD करके ऐड की जाता है, तो वही अगर टोटल भाग देखेंगे तो 25 हैं। ऐसी अनुच्छेद, अगर मेन अनुच्छेद देखा जाएगा तो 395 आज भी हैं, लेकिन टोटल अनुच्छेद देखा जाएगा तो कितना है, 470 है। तो मुझे लगता है ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात आती है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई संविधान बनने में समय कितना लगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 3 वाचन होते हैं, अधिवेशन होते हैं 12। देखिए अधिवेशन 11 + 12, 11 + 1 ये कहलाता है 12। अगर आप इस अधिवेशन यानी अंतिम बैठक को काउंट करते हैं तो 12 हो जाता है, तो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रारूप पर चर्चा, प्रारूप जो बनाकर VN राव ने तैयार किया था, तो प्रारूप पर चर्चा करी गई थी 114 दिन, और खर्चा आया था लगभग खर्चा 64 लाख के आसपास, यानी 6.4 करोड़। तो मुझे लगता है ये सब बातें, सब पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से आपको याद भी हो चुके होंगे। एक बार इसको अगर याद ना हो रहा हो तो एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा और इनको नोट भी कॉपी पर बेहतरीन ढंग से करिएगा, क्योंकि ये नोट्स ही लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन कराते हैं, और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे आप। और याद रख पाएंगे चीज़ें तो जब क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर फटाफट जो है टिक करते हुए चले जाएंगे, तो उसमें आंसर गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब तक हमने जो चर्चा की वो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किस तरह से होता है, कितने सदस्य चुने जाते हैं, है ना, किस तरह से बैठकें होती हैं, कौन कौन सी डेट पर कौन कौन सा कार्य होता है, ये सब बेहतरीन ढंग से मैंने चर्चा की है। और यकीन मानिए मैंने कम समय में आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। देखिए मैंने बोर्ड पर इसलिए ये सारी चीज़ें लिख ली हैं कि अगर मैं लिखूंगा तो इनमें टाइम खराब होगा। मतलब क्या है, मैंने इसलिए पहले ही नोट कर लिया कि आपका अगर 5-10 मिनट बच जाएंगे तो आपको समझना आसान रहेगा, मुझे समझाना आसान रहेगा, और आपका समय बचेगा, है ना। क्योंकि बीच में अगर बकवास करी जाए या मैं लिखने में टाइम खराब करूं तो फिर आपको उतना आनंद पढ़ने में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बिल्कुल आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। सभी महारथियों का, सभी साथियों का, सभी मेरे प्यारे दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।